बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी हमारा लॉन्ग का टॉपिक है, मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, दी total momentum of two or more than two interacting bodies in an isolated system remain constant। कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर आपस में टकराने वाले दो या दो से ज़्यादा जो अजसाम हैं, उनका जो कुल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है जी। व्हाट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ टू इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो फोर्स इज एक्टिंग, ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसी बॉडीज़ का मजमूआ होता है, ऐसे टकराने वाले अजसाम पर मुश्तमिल होता है जिन पर कोई बैरूनी फोर्स ना लग रही हो। यानी आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे अजसाम पर मुश्तमिल होता है जो आपस में टकरा भी रहे होते हैं और जिन पर कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं कर रही होती। ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। और एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितने भी टकराने वाले जो अजसाम हैं, जितने भी मूव करने वाले अजसाम हैं, उनका जो कुल मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है। यानी कुल मोमेंटम की मिकदार के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। द टोटल मोमेंटम ऑफ टू आर मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर बाहम टकराने वाले दो या दो से ज़्यादा अजसाम, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनका जो कुल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है जी। अब आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें जितने भी अजसाम हैं वो एक दूसरे से टकरा भी रहे होते हैं और उन पर कोई बैरूनी फोर्स भी अमल नहीं कर रही होती। कैसे एक सिस्टम के अंदर कुल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बलून की। एक बलून और उसके अंदर मौजूद जो एयर होती है वो एक सिस्टम बनाते हैं। एक गुब्बारा और गुब्बारे के अंदर जो भरी हुई हवा है वो एक सिस्टम डेवलप करते हैं। मिसाल के तौर पर जब गुब्बारे के अंदर हवा हमने फूंकी तो उसके बाद छोड़ने से कबल जो गुब्बारा है, जो बलून है, छोड़ने से कबल वो रेस्ट में है। जब छोड़ने से कबल रेस्ट में है तो उसकी जो वेलोसिटी है, जो उसकी स्पीड है वो ज़ीरो है, इसलिए जो उसका मोमेंटम है वो भी ज़ीरो है। गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर हवा भरी हुई है और उस गुब्बारे को हमने पकड़ा हुआ है, तो पकड़ने से पहले गुब्बारा रेस्ट के अंदर है। वो गुब्बारा रेस्ट के अंदर है तो इससे मुराद ये है कि उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है वो ज़ीरो है। जब उसकी वेलोसिटी या स्पीड ज़ीरो है तो उसका मोमेंटम भी ज़ीरो है। अब इसी गुब्बारे को जब हम छोड़ते हैं तो छोड़ने पर जो है वो हवा जो है वो रशेज आउट होती है, हवा निकलती है और गुब्बारा जो है वो आगे की जाने मूव करता है। और गुब्बारा कब तक मूव करेगा? अब गुब्बारे का जो इब्तिदाई मोमेंटम है, जो इनिशियल मोमेंटम है, तो वो ज़ीरो था। गुब्बारा उस वक़्त तक, बलून जो है वो उस वक़्त तक मूव करता रहेगा। अब गुब्बारे का जब वो गुब्बारा मूव कर रहा है तो अब उसका मोमेंटम ज़ीरो नहीं है, क्योंकि अब गुब्बारे ने कुछ ना कुछ वेलोसिटी या स्पीड अटेन कर ली है, हासिल कर ली है। अब उसकी स्पीड है, वो एक स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो अब उसका मोमेंटम ज़ीरो नहीं है, अब उसका मोमेंटम मैक्सिमम है। अब गुब्बारा उस वक्त तक मूव करता रहेगा जब तक उसका दोबारा मोमेंटम जो है वो ज़ीरो नहीं हो जाता। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी सिस्टम जो होता है उसका जो टोटल मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है। अब देखिए, गुब्बारे का भी मोमेंटम तो बना,
लेकिन कुछ देर के लिए और दोबारा जो गुब्बारे का मोमेंटम होगा, जब गुब्बारा से सारी हवा निकल जाएगी और गुब्बारा आके गिरेगा तो फिर वो रेस्ट में आ जाएगा, फिर उसकी स्पीड और वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, तो उसका टोटल मोमेंटम फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो इस एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। बेशक मोमेंटम के अंदर चेंज आती रहती है, वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से या स्पीड के चेंज होने की वजह से मोमेंटम के अंदर चेंज तो आती है, लेकिन जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है जी। तो इसके बाद जो है ये एग्जांपल देने के बाद हम इसकी इक्वेशन डिराइव करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है हम इसकी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये कंसिडर दी टू बॉडीज़ ऑफ मासेस m1 एंड m2। हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास दो अजसाम हैं जिनके जो मास हैं वो m1 और m2 हैं, एंड देयर वेलोसिटीज इज़ u1 एंड u2 मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, और उनकी वेलोसिटीज जो हैं वो u1 और u2 हैं। दो अजसाम हैं हमारे पास, उनके मासेस जो हैं वो m1 और m2 हैं, और वो एक सीधी लाइन के अंदर जो है वो u1 और u2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं जी। m1 की जो वेलोसिटी है वो u1 है और m2 की जो वेलोसिटी है वो u2 है, बट द वेलोसिटी ऑफ m1 u1 इज़ ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ m2 u2। लेकिन जो m1 की वेलोसिटी है वो m2 की वेलोसिटी से ज़्यादा है। जब m1 की वेलोसिटी m2 से ज़्यादा है और वो एक ही लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो दोनों बॉडीज़ जो हैं वो आपस में टकरा जाएंगी, क्योंकि एक ही लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं और ये वाला जो बॉडी है इसकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है। तो बिल आखिर एक ऐसा वक्त आएगा जब m1 और m2 आपस में टकरा जाएंगे जी। तो टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद उन मासेस की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी जी। अब टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन, यानी टकराने के बाद, ये तो बिफोर कोलिजन है, ये एट कोलिजन जब वो टकरा रहे हैं, तो टकराने के बाद जो उनकी वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। यानी जो m1 है उसकी वेलोसिटी u1 से v1 हो जाएगी और जो m2 है उसकी वेलोसिटी u2 से v2 हो जाएगी। यानी जो इनकी वेलोसिटीज़ हैं वो टकराने के बाद वो चेंज हो जाएंगी जी। तो आइए अब हमने साबित ये करना है कि टकराने से पहले का जो कुल मोमेंटम है, जिसे हम इनिशियल मोमेंटम कहेंगे, टकराने से पहले का जो मोमेंटम है उसे हम इनिशियल इब्तिदाई मोमेंटम कहेंगे, और टकराने के बाद का जो कुल मोमेंटम है उसे हम फाइनल मोमेंटम कहेंगे, यानी आखिरी मोमेंटम कहेंगे। अब हमने प्रूव ये करना है कि जो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम है वो आपस में बराबर हैं, यानी कुल मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आई। तो सबसे पहले मैं बिफोर कोलिजन, यानी हम टकराने से पहले की बात करते हैं। अगर टकराने से पहले देखा जाए तो दो मासेस m1 और m2 हैं। m1 की वेलोसिटी u1 है और m2 की वेलोसिटी u2 है। पिछले टॉपिक्स के अंदर हमने पढ़ा है कि जो मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रब होता है। अगर आप मास और वेलोसिटी को ज़रब दे दें तो हमारे पास मोमेंटम हासिल हो जाता है जी। अब इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1, अगर हम m1 का इनिशियल मोमेंटम लें, क्योंकि टकराने से पहले जो मोमेंटम है उसे हम इनिशियल मोमेंटम कहेंगे। अगर हम m1 का इनिशियल मोमेंटम लें तो क्या होगा? m1 u1, क्योंकि इसका मास m1 है और वेलोसिटी जो है वो u1 है, इसलिए इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1 बनेगा m1 u1। इसी तरह m2 का बनेगा m2 u2। मास को वेलोसिटी के साथ ज़रब दे दें तो m2 u2 बन जाएगा। तो ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1 होगा m1 u1 और इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2 होगा m2 u2। तो ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1 भी आ गया, इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2 भी आ गया। तो अब हम टोटल इनिशियल मोमेंटम ले लेते हैं कि जितना हमारे पास इनिशियल मोमेंटम m1 का है और m2 का है, हम उसका टोटल ले लेते हैं, तो उसको प्लस कर देंगे m1 u1 प्लस m2 u2। ये जो हमारे पास मोमेंटम आया है ये हमारे पास टोटल इनिशियल मोमेंटम है जी। m1 u1 प्लस m2 u2
दोनों जो मासेस का इनिशियल मोमेंटम था, जो इब्तिदाई मोमेंटम था, उसको जब हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास टोटल इनिशियल मोमेंटम आ गया जी। अब हम टकराने के बाद की बात करें, आफ्टर कोलिजन, तो टकराने के बाद का जो मोमेंटम है उसे हम फाइनल मोमेंटम कहेंगे जी। और टकराने के बाद फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 का फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास m1 है और वेलोसिटी v1 है, इसलिए ये हो जाएगा m1 v1। अब फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 जो होगा वो हो जाएगा m1 v1 और फाइनल मोमेंटम ऑफ m2 जो होगा वो हो जाएगा m2 v2। इसलिए क्योंकि इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी जो है वो v2 है, वो चेंज हो गई थी टकराने की वजह से, तो अब फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 हो गया m1 v1 और फाइनल मोमेंटम ऑफ m2 हो गया m2 v2। तो अब हम टोटल फाइनल मोमेंटम ले लेते हैं। तो टोटल फाइनल मोमेंटम ये है कि इन दोनों मोमेंटम को हम फाइनल मोमेंटम को ऑफ मास m1 ऑफ मास m2 को प्लस कर लेते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2, हमने ये टोटल फाइनल मोमेंटम ले लिया है। तो अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होगा वो टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। जो हमारे पास टोटल इनिशियल मोमेंटम है वो टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर है। ये है हमारे पास टोटल इनिशियल मोमेंटम m1 u1 जमा m2 u2, और ये है हमारे पास टोटल फाइनल मोमेंटम m1 v1 जमा m2 v2। ये मैंने लिख दिया है, इनको दोनों को इक्वल कर दिया है, m1 u1 प्लस m2 u2 ये टोटल इनिशियल मोमेंटम है और m1 v1 प्लस m2 v2 ये टोटल फाइनल मोमेंटम है। और इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक। तो हमने देखा कि जो टोटल मोमेंटम है वो चेंज नहीं हुआ, वो कांस्टेंट रहा है। इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। आपने सबसे पहले मोमेंटम की डेफिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन करें, इसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन करें, इसके बाद आप एग्जांपल वो बलून वाली एग्जांपल दें, और फिर इक्वेशन को इक्वेशन को ड्रा करने के लिए ये डायग्राम्स भी बनाएं और ये सारा कुछ लिखें। इससे जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।